नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 52वीं कड़ी में आज हमसे बातचीत आपसे कर रहे हैं और आज का जो विषय है वो अनुसूची 11 में, जो भारत के संविधान की अनुसूची 11 में गांव पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं उसका ये 27वां विषय है। और आज का विषय है निर्बल वर्ग, जिसमें कि अनुसूचित जात और जनजाति के लोग शामिल हैं। यह है विषय। अब अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन सवाल यह है कि निर्बल वर्ग क्या है। आखिर वो निर्बल वर्ग में वो अगर शामिल है तो ये निर्बल वर्ग क्या है। तो थोड़ा जान लीजिए कि निर्बल वर्ग में आप ये समझ सकते हैं कि गरीब और लाचार और जो लोग हैं वो एक तरह से निर्बल वर्ग में आते हैं। और ये गरीब और लाचार या निर्बल वर्ग का कोई व्याख्या संविधान में नहीं किया गया है कि कौन लोग हैं जिनको हम कह सकें कि ये निर्बल वर्ग के लोग हैं। ऐसा आप मान के चलिए कि निर्बल वर्ग और गरीब वर्ग वो लोग हैं जो राज्य सरकार समझती है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अलावा जो लोग भी समाज में हैं और वो अपने लिए अपने अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अपनी किसी कमजोरी के नाते, अपने संसाधनों की कमी के नाते, शिक्षा के नाते, आर्थिक परिस्थितियों के नाते, गरीबी के नाते, तो आप ऐसे मान के चलिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक चीज़ों कमी के नाते ये लोग अगर अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इनको आप समझ सकते हैं कि ये लोग निर्बल वर्ग हैं। और राज्य सरकारें हमेशा ये इसके लिए तय करती रहती हैं कि निर्बल वर्ग के लोगों को, कौन से लोगों को इसमें शामिल किया जाए। अब ये जो निर्बल वर्ग के जो दायित्व है ना, ये सरकार का ये संवैधानिक दायित्व है। अपने भारत के संविधान में एक अनुच्छेद 46 है जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि निर्बल वर्ग के लोगों के लिए ये सरकार देखेगी कि उनके लिए विशेष रूप से उनको सावधानी करके और उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। ये सामाजिक दायित्व है। और उसी वो जो अनुच्छेद 46 में जो भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, देखिए उसी व्यवस्था को अब इन्होंने गांव पंचायतों को भी दिया गया कि ग्राम पंचायतें इसके अधीन इन लोगों को ये निर्बल वर्ग को लोगों को ये चीज़ें प्रदान करेगी, उनके लिए योजनाएं बनाएगी, कार्यक्रम बनाएगी और उन कार्यक्रमों को लागू करेगी ताकि समाज में ये जो लोग पिछड़े हैं ये आगे, इनको भी अपने को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, अपने को शैक्षणिक रूप से मजबूत करना और इस लायक बन सकें कि वो भी एक तरह से संपन्नता का जीवन जी सकें। तो अब इसके लिए सरकारों ने हमेशा, जो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमेशा ये सरकारें कुछ न कुछ इनके लिए योजना बनाती रहती हैं। अब ये जो योजना कैसे बनाती हैं कि ये राज्य सरकार अपनी योजना बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है और तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए ये हर स्तर पर, जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और गांव स्तर पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और उन योजनाओं को उनके माध्यम से लागू करते हैं। आप समझिए, अभी पिछले कड़ी में मैंने जो चर्चा किया था कि समाज कल्याण मंत्रालय विभाग, तो जो समाज कल्याण है वो एक तरह से समझिए वो भी वही है, वो एक व्यापक रूप से जो समाज कल्याण में है। तो एक तरह से समाज कल्याण का जो किन किन लोगों को समाज कल्याण करना था, उसमें एक अनुसूचित जात, जनजात, दुर्बल वर्ग शामिल है। उसमें चूँकि समाज कल्याण में और चीज़ शामिल है तो इसलिए उसको समाज कल्याण में मैंने सारी चीज़ों को चर्चा किया कि कौन कौन सी योजनाएं इन लोगों के लागू होती। लेकिन ये आप समझिए कि जो समाज कल्याण विभाग था उसको अब केंद्र सरकार ने उसका नाम बदल के उसका कर दिया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब सामाजिक न्याय अधिकारिता का मतलब ये है कि इसको जरा और व्यापक रूप से उन्होंने कर दिया और उसी में ये दुर्बल वर्ग और भी इस तरह से जो निर्बल वर्ग के लोगों को या दुर्बल वर्ग के लोगों को और जो अनुसूचित जाति, जनजाति है, महिलाओं को, तमाम लोगों को शामिल करके और विकलांगों को, इन लोगों को शामिल करके ये सारा मंत्रालय तो में योजनाएं चलाती रहती है। तो एक तरह से एक ही मंत्रालय बन गया है और इस मंत्रालय के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ताकि दो चीज़ों, एक तो उनके लिए जो पिछड़ गए हैं, दुर्बल हैं, जिनको अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, इनको विकलांग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये सब जो इस लायक अपने को किसी कारणों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
तो इन लोगों के लिए योजनाएं लगाएंगे और योजनाओं के साथ साथ ये भी एक व्यवस्था कर दी गई है कि उनको अधिकार कैसे उनको प्राप्त हो, मतलब वो जो जो अधिकार उनको मिले हुए हैं उसके बारे में भी उस अधिकार को उनको ज्ञान हो और अधिकार का वो उपयोग भी कर सकें, यह भी व्यवस्था की गई। तो दो चीज़ होगी ना, एक तो उनको व्यवस्था वो सारे कार्यक्रमों को के माध्यम से आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना है, और दूसरा उनको करना है कि जो उनको अधिकार प्राप्त हैं और वो अपने अधिकारों के बारे में उनको जानकारी हो और उन अधिकारों को उपयोग कर सकें। अब इसी संदर्भ में आपको मैं बताऊंगा कि एक अधिकार कार्यक्रम के बारे में तो बताने के पहले मैं उनके एक दो कानून के बारे में आपको जिक्र करूंगा कि होता क्या है कि जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं आर्थिक सामाजिक इस तरह से तो वो परेशान ही हैं, मतलब उनके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है ये स्थिति है कि इन लोगों को आप मान के ये चलिए कि उनका शोषण बहुत होता है, उनको लोग किसी न किसी रूप से उनको पीड़ित करते हैं, उनको उनके साथ अपराध करते हैं। तो इसलिए ये समझा गया कि ऐसे लोगों को कानून के द्वारा संरक्षित करने की जरूरत है। तो अब आप ये दो कानून के बारे में तो आप बिल्कुल जानते हैं कि सबसे बड़ा ST एक्ट है, ST एक्ट निवारण अपराध निवारण अधिनियम है, और ये 1985 में ही उसकी ये लागू किया गया था। अत्याचार निवारण अधिनियम, तो वो सन 1985 में ही आ गया, और उस कानून के अंतर्गत बड़ा सख्त कानून ये बनाया गया कि अगर आप ST एक्ट के लोगों के साथ अगर आप कोई उनके साथ अपराध कारित करते हैं तो उसमें सख्ती बहुत है कि सख्ती के साथ आपके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब पहले उसमें बहुत सारे 24-25 अपराध थे, अब उसमें करीब 45-46 अपराध हो गए हैं। मतलब 45-46 अपराध में अगर कुछ भी उनके साथ आप करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत कठोर दंड मिलेगा। तो पहले FIR होगा, FIR के बाद आपके खिलाफ गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के बाद आपको उनके खिलाफ, ताकि आप इन जो ST एक्ट है इन लोगों के खिलाफ आप अपराध न कर सकें, क्योंकि वो लोग एक तरह से बहुत दुर्बल है, कमज़ोर हैं, और उनको अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, और बचाव नहीं करने के सक्षम चूँकि नहीं है, इसलिए उनको इस तरह सख्त कानून लगा के सरकार उनका बचाव करती है, और ताकि लोग इसमें एक दहशत में रहो, उनके खिलाफ इस तरह के आपराधिक कार्य नहीं कर सकते। उसी कानून के अंतर्गत ये विवाद भी उठा था कि ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ निर्देश दिए कि उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन वो अधिकार है और अधिकार बहुत सख्त है। साथ ही साथ जो इन लोगों का ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर इनके अपराध कारित होता है तो उनको हर्जाना देने का भी व्यवस्था है, और वो हर्जाना देने का व्यवस्था है कि 25,000 से लेके 8 लाख तक के अपराधों के श्रेणी के हिसाब से अगर मर्डर हो गया किसी अनुसूचित जाति जनजाति का, तो उसको 8 लाख तक का हर्जाना सरकार की तरफ देती है। तो इसके पीछे ये मंशा है कि उनको जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पहला तो यह है कि उनके साथ कोई घटना न कर सके, और दूसरा है कि अगर कोई घटना उनके साथ कोई करता है तो उसकी अगर वो पीड़ित हैं तो वो चूँकि अपने को किसी तरह से वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं। उनके परिवार में ऐसे लोग नहीं हैं कि अगर मान लें किसी की हत्या हो तो वो रोज उनको बेचारों को वही जीविकापार्जन करता है एक आदमी, तो आप परिवार में उनको दिलाया जाता है कि 8 लाख रुपये तक उनको मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपके ये एक तरह से संरक्षित करने के लिए उनको है वो। तो इसी तरह से एक नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम ये 1955 में आया था, तो उसमें भी कुछ लोग इसी तरह के लोगों को जो कि पीड़ित हैं और परेशान हैं उनको आगे साथ अगर अपराध करते हैं तो उनको सुविधा देने की व्यवस्था है। तो आप ये समझिए, एक तो कार्यक्रमों के माध्यम से और एक उनको कानून के प्रोटेक्शन मिला है कि कानून से उनके खिलाफ कोई अपराध न कर सके। ये आप मान के चलिए दो चीज़ें हैं जो कि ये कमज़ोर वर्ग को संरक्षित करने के लिए रखा गया। अब ये कौन कौन से चीज़ें हो सकते हैं, आप एक बड़ी लंबी कमज़ोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, एक लंबी सूची है।
अब वो लंबी सूची जैसे और मंत्रालय हमेशा उसके लिए कोशिश करता रहता है। जैसे कुछ बातों को जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे विकलांगों के, पहले विकलांगों के बारे में ये मत समझिए केवल उनकी शिक्षा और स्कॉलर उनकी सुविधा दी जाए। एक बहुत एक विकलांगों की एक समस्या ये थी कि वो कहीं भी जाते थे तो उनके लिए रैंप नहीं था चढ़ने के लिए, या एक्सीलेटर नहीं थे। अब तो देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं, लिफ्ट नहीं थे। अब वो बेचारे विकलांग कैसे लिफ्ट चले जाए? सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरे देश भर में लागू किया कि अब कब किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी तो उनके लिए विकलांगों को बनेगी, या तो लिफ्ट में लगाया जाएगा, या रैंप बनाया जाएगा, या और भी एक्सीलेटर लगाया जाएगा ताकि वो उसके माध्यम से चढ़ सके। तो आप देखिए सभी कार्यालयों में अब यह व्यवस्था बन गई। उसी तरह विकलांगों के लिए अलग से अब शौचालय बनने लगे, जहाँ के विकलांग लोग जाके वहाँ शौचालय में अपना उसको इस्तेमाल कर सकें। तो अब धीरे धीरे ये विभाग इन लोगों के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और ये पूरे देश भर में लागू हो रहा है और सख्ती से लागू किया जा रहा है। और ये भी है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए, उसी तरह से इनको विकलांगों के लिए नौकरियों में सुविधा देने के लिए भी उनको आरक्षण दिया गया है। तो कब उसी अब इसी कैटेगरी में आप मान लग सकते, निर्बल वर्ग में उनको भी मानते हैं। ट्रांसजेंडर मतलब तीसरे सेक्स को मान लीजिए, या नपुंसक जिसको कहते हैं, तो हिजड़ा जिसको कहते हैं, उन लोगों को भी शामिल कर लिया गया। तो ये सुविधाएं अब उनको भी दी जा रही हैं। तो इन सुविधाओं को जो बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, और स्कॉलरशिप दे के उनको पहले हाई स्कूल के पहले पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, फिर हाई स्कूल के बाद उनको कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है, उस स्कॉलरशिप से अपने पढ़ाई कर सकें। बहुत सारे ट्रेनिंग है। और देखिए वित्त निगम बहुत से बने हैं, वित्त निगम बने हैं कि विकलांगों के अलग वित्त निगम बने हैं, ये ST एक्ट के अलग वित्त निगम बने हैं। उसी तरह से ये स्वच्छकार कर्मचारियों के लिए वित्त निगम बने हैं, महिलाओं के लिए वित्त निगम बने हैं। तो ये सब निगम बना के इनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग कराई जाती है इन लोगों को, और ट्रेनिंग करने के बाद इनको लोन दिया जाता है ताकि ट्रेनिंग भी करें, लोन भी लें, और लोन प्राप्त करने के बाद ये अपने कोई न कोई रोजगार करके अपना जीविकोपार्जन ये लोग कर सकें। तो कोशिश ये है कि इनको सक्षम बनाया जाए ताकि अब इनको सहायता दिया जाए, सहायता से ये इनको अवसर मिले, और अवसर के लाभ उठा के ये अपने को सशक्त बनावे, आगे बढ़ सकें। तो ये योजनाएं के माध्यम से सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो लेकिन हमारा ये कहना है कि अब ये जितनी योजनाएं हैं, आप बताइए कि ये निर्बल वर्ग, अनुसूचित जात जनजाति के लिए तो लोगों को जानकारी है भी, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर ये योजनाएं हैं भी तो बहुत सारे तो सरकारी फाइलों में दब जाती हैं, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि सरकार के कार्यक्रमों के बाद जो उनको कैसे कब आई, कब ख़त्म हो गई, और कुछ ऐसी कार्यक्रम है कि जिनके लिए इतना आपको प्रक्रियाएं फॉलो करना पड़ता है कि उनके बारे में जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये ग्रामीण स्तर पर आप समझिए कि अगर गांव सरकार रहती, गांव सरकार, तो ये क्या करती इस निर्बल वर्ग के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग। देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तभी एक तरह से उन लोगों में जागरूकता आ गई, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, जो असहाय हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप गांव में रोज देखते हैं, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, ये लोग कैसे अपनी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। और योजनाओं का लाभ अगर 100% मिले तब न माना जाएगा कि इन योजनाओं का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। इसके लिए गांव सरकार की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और मैं ये कहता हूँ कि गांव सरकार अगर बने तो ये योजनाएं निश्चित रूप से उनका पूरा का पूरा 100% लाभ ग्रामीण गांव में लोगों को मिलेगा। अब जैसे एक आप उदाहरण दें, हाँ देखिए ये जो सरकार ने योजना बना रखी है कि निर्बल वर्ग के वृद्ध लोगों को या जैसे चश्मा, टूट गया चश्मा, अब चश्मा बनाने की बात है, मान लीजिए उनके दांत टूट जाते हैं, बत्तीसी होती है, या उनको छड़ी चाहिए, बहुत लोग हैं जो कि छड़ी है,
400 200 300 रुपये की छड़ी नहीं कहते हैं। जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा कि वो डंडा लेके चलते थे, लेकिन अब बहुत से ऐसी छड़ियाँ आ गई हैं जो कि मेडिकल दृष्टि से कि उस पर शरीर पर दबाव भी नहीं पड़ता और उसके आसान से उनको उतनी ताकत भी नहीं लगानी पड़ती है और उसे आसानी से वो चल सकते हैं। तो ये छड़ी है। सबसे बड़ी समस्या तो कान में जो मशीन है, कान की मशीन का, वो कान की मशीनें जो हैं वो गांव के लोगों को, बहुत लोग बूढ़े हो जाते हैं, सुनाई नहीं देती है, अब बेचारे बिना सुने हुए अपनी ज़िंदगी यापन करते हैं और परिवार के लोग अगर सुन नहीं पाते हैं तो लोग उनके लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और बड़ी समस्या आती है। अब सरकार की ऐसी योजना है कि ये सब मुफ्त में मिलता है। अब बताइए, अगर ये सारी चीज़ें अगर मुफ्त में मिलती हैं तो गांव के लोगों को क्या इसका पता है? अगर मुफ्त में मिलती है तो अगर चीज़ों को मुफ्त में पाने के लिए भी जितने में वो दाम नहीं है उससे कई गुना आपको खर्च कर देना पड़ेगा कि मुफ्त में लेने के लिए पहले जिले में जाइए, समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, दरख्वास्त दीजिए और वो तब शायद मिले। अब मैं कहता हूँ मिले भी नहीं, वो कहाँ मिलता है? वो लोग पैसे पाती हैं चीज़ें और वो किसी के नाम दिखा के वो बेच देते हैं और बेच के पैसा खा लेते हैं। तो अगर गांव सरकार रहती तो एक एक, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि गांव सरकार की जो व्यवस्था हो में वो तो एक विभाग बनता ना। अब ये कमजोर वर्ग और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए गांव सरकार का एक विभाग रहता है जिसमें 4-5 लोग काम करते हैं। अब ये सारे लोग काम करते तो ये सारे लोग हमेशा पता लगाते ना कि किसको कौन सी योजना गांव में चल रही है। पहला तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सभी लोगों को पता रहता है कि गांव में ये इन लोगों के लिए, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए कौन सी योजना चल रही है। पहली बात तो उनको ये जानकारी होती। अब इसकी जानकारी अगर हो जाती तो उसके बाद वो उन योजनाओं को कैसे गांव तक उसको लाया जाए उसके लिए वो सारे प्रक्रिया का जानकारी करते। प्रक्रिया की जानकारी करने के बाद वो उन चीज़ों को गांव में पहुंचवाते लोगों तक। एक एक परिवार में एक एक व्यक्ति के बारे में उनके पास जानकारी रहती। वो जो कोई गांव के लोग ये भी नहीं है कि गांव में अगर करते तो झूठा सर्टिफिकेट और उनके नाम पर कोई सामान खरीद के ले लेता, वो तो क्योंकि वो सीधे गांव में आती है, गांव में के लोग जितनी ज़रूरत होती है उसको मंगाते और देते और वो पूरा का पूरा हट के हिसाब रहता। अब मान ली अगर मिल भी जाए, अगर एक बार चश्मा मिल गया, मान ली 2 दिन बाद चश्मा टूट गया, तो क्या वो आप कहेंगे कि साहब अभी तो अगर चश्मा मिल गया टूट गया तो अब आपको नहीं दिया जाएगा? गांव के लोग समझते कि अगर चश्मा उसका टूट गया किसी प्रकार से, हम दूसरा चश्मा देंगे। उन्हें गांव के लोग उनके पास अधिकार रहता तो खुद निर्णय लेते। आज तो अगर एक चश्मा टूट गया तो कहेंगे कि 3 साल के बाद दूसरा चश्मा मिलेगा या 4 साल के बाद चश्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तमाम उसके आप सरकारी काम जानते हैं कितना होता है। तो अब ये चश्मा ही नहीं मिले। उसी तरह से अगर कान की मशीन आई और मान लीजिए कंपनी वालों ने खराब मशीन दे दिया और नहीं काम कर रही, तो अब आप कहाँ जाएंगे? फिर पैसा लगाइए, कहाँ पर पैसा आ ही नहीं है। तो अब वो गाँव की सरकार रहती तो वो अगर चश्मा मशीन नहीं काम कर रहा है, दूसरा मशीन तुरंत उनको देती, इस मशीन को उसके जाके वापस कराती और उसके खिलाफ उनके कार्रवाई करते गांव सरकार कि तुमने फर्जी मशीन दिया, तुम्हारे पर मुकदमा करते। तो गांव पंचायत, ये गांव सरकार का काम था, उनके खिलाफ कार्रवाई करती, लड़ती। और गांव सरकार जब उनके खिलाफ कार्रवाई करती तो वो सब फर्जी काम भी नहीं करते और पहले जो भी काम करते वो बिल्कुल ठीक ईमानदारी से गाँव में करते, क्योंकि गाँव में जो कुछ होता वो सबके सामने होता। कोई चोरी छिपे तो आके नहीं है कि चीज़ें दस्तखत करा लीजिए कि आप कर ले देंगे। और गाँव के लोग हरदम उस पर नजर रखते। और ये जो मैं कहता हूँ कि गाँव उसका विभाग रहता, वो तो हर काम ऐसे करता कि उसको जानकारी होती। और इसी में है कि तमाम ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग करवाने के लिए गांव सरकार उन लोगों को जाके भेज के कि उस लायक उस चीज़ों की जानकारी रख लें और ट्रेनिंग होती। और इतनी बात नहीं है, ये तो अगर गांव सरकार है तो जरूरत ही नहीं रहती कि दूसरे से लाए। वो अपने ही बजट से, जो गांव सरकार का खुद का अपना बजट होता है, उसी से कान की मशीन भी खरीद लेती है, उससे चश्मा भी मंगवा लेती, उससे छड़ी भी मंगवा लेते और जो जरूरतमंद लोगों को है वहीं देती। किसी सरकार तो एक बार उनको सिखा देती कि भाई हमें इन निर्बल वर्ग के लोगों के लिए इतनी चीज़ें हमको जरूरत है, इतना पैसा आप दे दीजिए। और नहीं पैसा देती तो गांव की अपनी योजना है, साधन है, उससे उस पैसे से इन लोगों को सबको सुविधा देती। तो देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है। आज एक गाँव के व्यक्ति को एक छड़ी भी अगर 250-300-400 की छड़ी लेना हो, अच्छा जो आजकल मिलता है बूढ़े लोगों के चलने के लिए, वो उसके बस की बात नहीं है कि प्राप्त कर सके। कान की मशीन उसके बस की बात नहीं है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी हम और पैसे की कमी नहीं है, और वो भी चीज़ें हम अपने गांव के लोगों को, निर्बल वर्ग को, कमजोर असहाय लोगों को, बेचारे लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कौन सी लोकतंत्र की व्यवस्था हम बनाए हुए हैं
कौन सी ये हम व्यवस्था बना रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपने को उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। बस इतना है कि वोट के लिए हम राशन मुफ्त दे दिए, भाई राशन मुफ्त मिल गया, सबको राशन गरीबी के नाम पर दे दो, सब गरीब हैं, राशन पाए, ताकि वोट मिलता रहेगा कि, और वो खुश हैं लोग, गाँव के लोग, क्योंकि गाँव के लोगों को तो अपनी ज़िंदगी के इन चीज़ों के बारे में जानकारी है नहीं, और उनको ही लगता है कि जो मिल गया वो सरकारी कृपा से मिल गया। ये समझते ही नहीं कि ये सब संविधान में उनके अधिकार हैं, कानून में उनके अधिकार हैं, उनको मिलना ही चाहिए। ये सरकारों का दायित्व है कि उनको दे, संविधान में दायित्व दिया गया है कि इनको बताया गया कि तुम्हारा दायित्व है सारी चीज़ों को पूरा करना, अगर तुम सरकार हो। तो फिर भी वो कहते वो सरकार तो का दायित्व नहीं मानते, वो तो समझते हमारी इस पार्टी ने दिया, वो जो नेता ने दिया, पार्टी ने दिया। देखिए, जो दायित्व सरकार का है उस दायित्व को नेता और पार्टी वाले कहते हैं कि ये मैं दे रहा हूँ, मैं दिला रहा हूँ। अरे तुमको दिलाना ही है उसको, कोई तुम न दिलाने का सवाल ही नहीं, चाहे तुम्हारे इस पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी की सरकार हो, अगर नहीं दिलाओगे तो तुम्हारे खिलाफ तुम अपने दायित्व को पूरा, संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हो। और चाहे तो ऐसे ही मामलों में आप देखिए, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हस्तक्षेप करते रहते हैं और उनको निर्देश भी देते हैं कि ये आप पूरा करिए। आप कैसे नहीं पूरा कर सकते हैं? जैसे इसी बात है कि लॉकडाउन आप कर देंगे, लॉकडाउन में कैसे, आपने कहा हमने मुफ्त राशन दिया, अरे लॉकडाउन किया तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि और उसी तो एक नागरिकों को जीने का अधिकार है, ये जान लीजिए आप लोग, अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को जीने का अधिकार है और सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार है। तो उस सम्मानपूर्ण जीने का जो अधिकार है, तो अगर आप नहीं उनको दे रहे हो, उनके सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार के में तुम उनको सहयोग नहीं कर रहे हो, तो हमेशा दरवाजा हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ कि वहाँ से जाके लोग वो निर्देश दिलवाओ कि आप ऐसा करो, तो वो देना पड़ेगा। लेकिन ये ही समझते हैं कि पार्टी वाले मैंने दे दिया, और जनता भी समझती है, अरे देखिए सरकार ने आके, ये योगी सरकार ने, ये मोदी सरकार ने, ये फलाना सरकार ने मुफ्त राशन बांट दिया। अरे राशन नहीं दे तो देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश करेगा कि तुम दो उनको, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनके जीविकोपार्जन उनके लाओ। ये अलग बात है कि तुम पहले नहीं ला, ये तुम समझ के सो देते हो कि मामला अदालतों तक ना पहुंचे, नहीं तो देना ही पड़ेगा। ये सब संवैधानिक दायित्व है। इस संवैधानिक दायित्व के से ये व्यवस्था, जैसे मैंने बताया कि अनुच्छेद 46 में लिखा गया है कि कमजोर वर्ग और निर्धन वर्ग को ये आप सुविधाएं आपको देना पड़ेगा। तो गांव सरकार के आप समझ गए कि गांव सरकार का कितनी महत्व है, कम से कम इन योजनाओं को लाभ, और यही समझ के संविधान में दिया गया है कि गांव पंचायतों को ये दे दीजिए। अगर गांव पंचायतों को ये अधिकार रहता तो आप देखिए, कम से कम कोई आदमी, कोई बूढ़ा आदमी जिसके कान में सुनाई नहीं दे रहा है, उसके पास मशीन रहती, कोई आदमी बूढ़ा है उसके पास छड़ी होती, चश्मा होता, और जरूरत पड़ती बहुत लोगों के पास जूते नहीं होते हैं, तो सरकार पंचायतें समझती कि हमको इन लोगों को जूता देना है, तो उनको जूता देती ताकि उनके पैरों में कठिनाई ना हो। बहुत लोगों के पास छोटे छोटे जो दिक्कतें होती हैं कि वो लोग कहीं आने जाने का सहारा नहीं रहता, तो गांव पंचायतें, गांव सरकार उनको सहारा भी देती, भाई इनको यहाँ से वहाँ पहुँचाओ। बहुत से, अब तो बहुत सारे ऐसे जो मशीनें भी आ गई हैं जो कि आपके काम में मदद भी करती हैं, उन मशीनों को भी गांव के लोग को दे सकते हैं। मतलब मशीनें आ गई जो आपके काम में मदद करती हैं। अब ये समझ लीजिए, तो ये भी दे सकते हैं। आज जैसे जैसे गांव पंचायत, गांव सरकार का साधन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें, ताकि एक भी व्यक्ति गांव में ना हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक बात जान लीजिए कि गांव सरकार, गांव पंचायत संविधान भारत में लागू होगा, गांव पंचायत व्यवस्था लगी। जो सबसे बड़ा मार्ग है कि हमारा एक समाज जो है ना, इस समाज को आप, ये जो जाति व्यवस्था है हमारे समाज में, ये जाति व्यवस्था का दूसरा आधार था। लेकिन मैं तो कहता हूँ अंग्रेजों के ज़माने से इस जाति व्यवस्था को उन्होंने बना दिया ये भेदभाव वाली व्यवस्था। मतलब 300-400 सालों से जब बाहर के लोग भारत में आए, तो जो व्यवस्था हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, वो जातियों में तो बटी थी। मतलब वैसे बहुत पहले तो वो जात भी नहीं थे, बहुत से वर्ण व्यवस्था में थी, वो वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण में बटे थे और अपना अपना सब लोग काम करते थे, और सब लोग अपने हिसाब से अपना दायित्व का निर्वाह करते थे, और सब खुशहाल थे। आगे चलकर वो जाति व्यवस्था बन गई कि जाति व्यवस्था का मतलब ये है कि जिस परिवार में, जिस जात में पैदा हुआ आदमी, वही जाति बन गया। या जिस पेशे में लगा, लोहारी का काम कर रहा है तो लोहार हो गया, सोनारी काम कर रहा था सोनार हो गया, नाव बाल काटने काम होगा तो नाव हुआ। मतलब जो जिस काम को आप करने लगे
उस जाति के बनते चले गए, और फिर उसके बाद उसमें जो पैदा हुआ वो भी उसी जाति का बनता गया। ऐसे जाति व्यवस्था हमारे देश में विकसित हो गई। अब ये जाति व्यवस्था विकसित हुई, फिर भी जाति व्यवस्था में आपस में कोई घृणा द्वेष ये सब नहीं था, ये मान के चलिए। लेकिन अंग्रेज जब आए तो इन्होंने सबके जो तंत्र थे, जो हमारे कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, गांव के उद्योग, जो लोगों में छोटे छोटे कौशल थे, उसको उन्होंने ख़त्म करके और उन्होंने सारा अपना मशीन लगा लगा के इन चीज़ों को मार दिया। तो सारे लोग, गांव के लोगों के पास ये जो छोटे छोटे काम कर करके अपनी व्यवस्था जो चलाते थे, जो उद्योग कौशल से, अपने हुनर से जो का रोजी करके इज्जत से रहते थे, वो धीरे धीरे हुनर खत्म हो। तो जब हुनर खत्म हो गया तो जिन लोगों के पास पैसा रहा वो बड़े आदमी हो गए, या जिसके पास जमीन रही वो बड़े आदमी हो गए, बाकी लोग गरीब हो गए। तो उन्होंने ये समझा कि ये मेरी जो गरीबी है ये मेरे जात के कारण है। ये नहीं समझ में आया कि जात के कारण नहीं है, ये कारण इसलिए है कि वहाँ पर जो हुनर था वो हुनर अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया। तो जब जैसे आपको कपड़ा बनाने का हुनर था, अब जब कपड़ा बनाने का हुनर था वो आपको कपड़ा बनाने आता नहीं, तो जब कपड़ा बनाने आता नहीं तो आपको कोई काम मिलेगा नहीं। जब काम नहीं मिला तो आप ये समझिए कि हमारा जो कपड़ा बनाने का काम था, मान लीजिए कि आप तो उस कपड़े के बाद कौशल रह नहीं गया। उसी तरह लोहार का जो है लोहा बनाने का काम रहने गया, मशीनें आ गई। तो लोहार ये समझा कि चूंकि हम लोहार जात के हैं इसलिए हम गरीब हैं, जबकि लोहार जात के लिए नाते ने गरीब नहीं है। आप गरीब इसलिए हुए कि लोहार का काम नहीं रह गया। तो उसी जगह कपड़ा सिलने वाला जब के लिए मशीन बड़े बड़े बाहर से सिलाए कपड़े आने लगे, तो वो सिली हुए कपड़े वाला काम बंद हो गया। तो आप दर्जी ये सोचा कि हम दर्जी जात के इसलिए हम गरीब हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। दर्जी जात के पास कोई काम नहीं रह गया इसीलिए वो दर्जी गरीब हो गए। तो समझाया ये गया कि ये जो काम है, ये जिनके पास जमीन है, जिनके पास थोड़ी ज्ञान है, वो लोग तो बड़ी जात के हो गए लोग, और उन लोगों के पास तो पैसा साधन है। लेकिन इनको छोटी जात बना दिए अंग्रेजों ने, कहा तुम लोग छोटी जात के हो, तुम छोटा काम करते हो, तो ये तुम इसीलिए गरीब हो। तो जात के नाते गरीब नहीं हुए, कितने भ्रम फैलाया अंग्रेजों ने। गरीब हुए अपने कुशलता के, अकुशलता आ गई, अपने काम की जानकारी खत्म हो गई, काम नहीं रह गया, इसीलिए वो गरीब हो गए। तो अब उनको जात के से जोड़ दिया गया, और वही अब चल रहा है। अब इस समय समाज में क्या है कि अब देखिए, जातियों में अगर आप देखें तो जातियों में कोई दिक्कत नहीं है। अब आज से 50-60-70 साल तक जातियों में कोई गरीबी थी, लेकिन जातियों में कोई संघर्ष नहीं था। लेकिन जब से अब जो काम अंग्रेजों ने किया उसके बाद अब देश की राजनीति आ गई। अब देश की राजनीति ने उस जातियों को, उनकी गरीबी को जात से जोड़ के और अपनी राजनीतिक तंत्र पैदा किया। तो अब सब जात के हिसाब से गांव में बट गए, क्योंकि वो हर किसी न किसी पार्टी से जुड़ गए। हर पार्टी ने कुछ जातियों को जोड़ लिया, और उस जाति का रहा कि तुम इसलिए गरीब हो कि तुम्हारे तो जैसे सवर्ण लोगों के पास सब संपन्न हो गए और तुम लोगों के पास नहीं आया। अरे भाई, वो अगर संपन्न हुए, मान लीजिए सवर्ण लोग, तो उनके पास खेती रह गई। अब खेती से जिन राज्यों में खेती का बंटवारा हुआ, देखिए वो खेती में जहाँ सीरें लग गई, तो फिर वो जातियाँ जो गरीब जातियाँ थी, जिनको कि गरीब अंग्रेजों ने बनाया, तो फिर खेती उनको मिल गई, खेती करने लगे, वो संपन्न हो रहा है। तो असली गरीबी होती है साधनों से, और साधन अगर पास नहीं, और स्किल से, आपको हुनर से। अगर आपका साधन नहीं है, हुनर नहीं है, तो आप किसी भी जाति होंगे दलित ही रहेंगे। वो दलित ही, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुछ भी हो, आपको दलित रहना ही रहना है। लेकिन आप किसी भी जाति होंगे, अगर आपके पास साधन हो जाएगा, आपका स्किल हो जाएगा, तो आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन राजनीति ने यह सिखाया कि साधन और हुनर से नहीं मतलब है। उन्होंने ये समझाया कि आपको, वो लोग अमीर हो गए, उनकी अमीरी वाला हिस्सा तुम ले लो तो तुम संपन्न हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। कभी नहीं हो सकता। पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तुम आगे जब तक स्किल नहीं होगे, साधन पर अपने लिए पैदा नहीं करोगे, अपने लिए ज्ञान नहीं करोगे, शिक्षा नहीं प्राप्त करोगे, उसके लिए जो सरकारों से सुविधा मिले उसका भोग नहीं करोगे, अच्छे ढंग से कभी नहीं प्राप्त कर सकते हो। चाहे एक पार्टी नहीं, 100 पार्टी को वोट देते रहो, तुम्हारी स्थिति यही रह जाएगी। इसलिए ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपका स्किल और साधन, ये दोनों आप जुटा के ही आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए ये जो तमाम जो सामाजिक न्याय और ये मंत्रालय और इसके लिए निर्बल वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए तमाम सरकारी योजनाएं हैं, वो इसी दृष्टि बनाई जा रही हैं कि इनको साधन उपलब्ध कराया जाए, इनका अंदर स्किल करा जाए, इनको अवसर दिया जाए,
ऋण दिया जाए ताकि ये अपने को आगे बढ़ सके। तो ये आपने समझ लिया कि निर्मल वर्ग और योजनाएं क्या हैं। अब आज एक और मैं घोषणा ये करना चाहूँगा कि बड़े एक खुशी की बात है कि शाहजहाँपुर में अजीत हैं भारत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने एक बड़ा काम किया है और आप सब लोगों को जानने की जरूरत है। और ये काम किया है कि ये पंचायती व्यवस्था में एक बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने खोला कि जो लोग प्रधान जो अगर कार्यकाल समाप्त हो गया उसके बाद भी पैसा निकाल के बहुत लोगों ने उसका दुरुपयोग कर लिया और सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और ब्लॉक प्रमुख और बहुत सारे लोग उसमें मिलजुल के अपना सब पैसा बंधन बांट कर दिया। अब बताइए, कार्यकाल खत्म हो गया फिर भी सरकारी पैसा निकाल के ये सब बंधन बांट कर रहे थे। तो इन्होंने उसके खिलाफ शिकायत की। शिकायत को जब पूरा जोरदारी से लड़े, प्रमुख सचिव से इन्होंने बात की, पंचायती राज निदेशक से बात की, तमाम लोगों से बात की और इतना इन्होंने कोशिश की। उनका कोशिश का परिणाम हुआ कि 10 लोगों के खिलाफ, शाहजहाँपुर में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ और उसमें 2-3 लोग गिरफ्तार हुए। और ये शाहजहाँपुर के अखबारों को मुख्य न्यूज बना कि भारत परिषद के प्रयत्नों से, अजीत सिंह के प्रयत्नों से 10 लोग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा घोटाले में पकड़े गए। और अब ये सबको डर है कि इस तरह के घोटाले पूरे प्रदेश में फैले हैं, हो सकता है इस तरह के बहुत सारे मामले आए। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग जो प्रयत्न करते हैं, हम लोग, ये अलग बात है कि हम लोग अपने प्रयत्नों का उतना ढिढोरा बहुत ज़्यादा नहीं पीटते हैं जितना कि एक छोटा सा काम करेंगे कोई राजनीतिक पार्टी वाले चाहे नेता, तो ऐसा ढिढोरा पीटेंगे जैसे कि वो देश का बड़ा भारी कल्याण करें। और जो अजीत सिंह ने कहा, अजीत सिंह ने ऐसे 50 काम किए हैं और हमारे भारतवर्ष के तमाम पदाधिकारियों ने सैकड़ों हजारों इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले उजागर किया है और वो अपना काम करते रहते हैं, वो कोई बहुत ढिढोरा नहीं पीटते हैं। लेकिन समय समय पर भी ज़रूरत है कि इन चीज़ों को बताया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर अब ये चीज़ें आनी चाहिए कि आप काम भी कर, कि सब लोग तो छोटा से काम करते हैं, ढिढोरा पीटते हैं, जितने बड़े बड़े काम करते हैं आप उन्हें बताते हैं। तो अब ये मामला अखबारों में जा रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है। तो आप फिट इंडिया अभियान में तो किताब जो मैंने भारत परिषद के लिए लिखा है, फिट इंडिया अभियान, आप उसमें अगर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हजारों कार्यक्रम भारत परिषद ने जब से उसका 92 से भारत परिषद का गठन हुआ तब से हजारों कार्यक्रम कराए गए, हजारों इस तरह के काम किए गए हैं। वो सारा विवरण उस किताब में आपको मिलेगा। वो जिसके पास है हमारे, हम चाहते हैं कि जो भारत परिषद के सभी सदस्य फिट इंडिया अभियान की एक पुस्तक बिल्कुल रखे रहें। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो मार्गदर्शन होंगे। आपको लगेगा कि भारत परिषद ने कितना काम किया। कोई, मैं तो गारंटी दे सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, भारत का कोई भी संगठन इस समय हो, आगे खुली चुनौती है मेरी कि वो बता दे कि भारत परिषद से ज़्यादा काम उन्होंने सामाजिक रूप से, ये बिल्कुल सामाजिक काम किया। किसी से एक पैसा नहीं लिया, किसी से एक कौड़ी नहीं लिया, किसी का कोई एहसान नहीं लिया, फिर भी हजारों कार्यक्रम करके दिखा दिया बिना किसी प्रचार के। और इतने कार्यक्रम किए कि जनता को कितने राहत मिली होगी। ये अलग बात है कि हम लोग उसको, जैसे मैंने कहा कि हम लोग उसका बहुत ढोल नहीं पीटते हैं। लेकिन अब फिर दोबारा मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी संगठन भारत का आके हमको मुकाबला कर ले कि अगर भारत परिषद इतना काम करना हो तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा सम्मान करूंगा और पूरे देश से कहूँगा कि देखिए इन्होंने बहुत काम किया। लेकिन मैं जानता हूँ कोई भी संगठन भारत परिषद का बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना भी किसी की मदद लिए हुए, बिना किसी के कृपा पात्र बने हुए इतना काम भारत परिषद ने करके दिखाया है। नीचे साथियों, ये आपका काम स्वर्ण अक्षरों में आज नहीं तो कल नहीं, इतिहास में जरूर दर्ज हो चुका है, क्योंकि पुस्तक के रूप में आ चुका है, इतिहास में दर्ज होगा। आने वाली पीढ़ियां आपके अनुग्रहित होंगी और इसलिए आप ये काम करते रहिए। तो जो अजीत सिंह जी को धमकियां मिल रही हैं, बहुत लोग धमका भी रहे हैं कि आपके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होता ही है। पहले भी बहुत धमकियां मिल चुकी हैं, बहुत धमकियां भारत परिषद के तमाम, उस किताब में मैंने लिखा है कि तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां मिली है। और वो आजमगढ़ के सगड़ी के बेचू यादव थे, उन्होंने धरना दिया, उनको तो मारा उन्होंने, लोगों ने, उनका हाथ टूट गया, जेल में बंद रहे। उसी तरह से दीक्षित है हमारे सीतापुर के, उनको हमला कर दिए, सब राइफल लेके उनके घर पहुंच गए। और ये और सब इस लोगों ने, क्योंकि उन्होंने सड़क जांच के लिए मुद्दा उठा दिया,
कहीं राशन बंटने का मुद्दा, भ्रष्टाचार को उठा दिया, तमाम इस तरह से। मैं कितना, उस किताब में सबका विवरण है, लेकिन कितना मैं विवरण सुनाऊंगी किस किस तरह से इन लोगों ने, भारत परिषद के लोग काम कर रहे हैं। इस काम को आप जारी रखिएगा, आप अपना काम करिए, सेवा भाव का काम है, उसको आप मत रोकिएगा और डरिएगा मत। देखिए, चाहे जो भी हो, जिस काम को आपने लिया है अपने सहर्ष लिया है, और डरना नहीं है। और इन चीज़ों में ये जो बुलबुले की तरह से डराने धमकाने वाले आएंगे, जब हम लोग 92 से लेके आज तक नहीं डरे, आज तक किसी को काम को नहीं रोका, तो ये बुलबुले बनते रहेंगे। चाहे बड़े बड़े नेता आएँ, चाहे अधिकारी आएँ, गुंडे आएँ, इससे परवाह बिल्कुल नहीं करना है। और अगर किसी को डर लगता हो, उनका परवाह हो, तो भैया भारत परिषद से आप हट जाओ किसी नेता के पीछे पीछे घूमो, उसका चप्पल उठाओ, उसका झोला उठाओ, उससे कुछ टुकड़े ले लो, उसको दे देगा कुछ, तो छोटा मोटा काम दे देगा, उसकी राइफल उठाओ, या जो भी उस छोटे नेताओं का, इस सब गुंडों का, नेताओं के पीछे पीछे जाके करो भारत परिषद। भाई हमारे तरफ से आपको मुक्ति, लेकिन आप सेवा भाव से करिए, आपको आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करेंगी, आपका परिवार होगा, और सबसे बड़े आप खुद अपने को आत्मगौरव महसूस करेंगे, आपके अंदर आत्मसम्मान होगा। और जीवन में सब जी लेते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से जीने वालों को ही जीवन सार्थक जीवन माना जाता है। इन शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।